नमस्कार, द डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं ब्रजेश मिश्रा हूँ। द डिबेट में आज बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे की चर्चा होने जा रही है। कल द डिबेट में इस बात की चर्चा हुई थी कि किसानों की कर्ज माफ़ी का क्या रास्ता उत्तर प्रदेश की योगी सरकार निकालेगी। तो जनाब, रास्ता निकाल लिया गया है। आज उत्तर प्रदेश की बहुप्रतीक्षित मोस्ट अवेटेड कैबिनेट की मीटिंग में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके मंत्रिमंडलीय सहयोगियों ने निर्णय ले लिया है। उत्तर प्रदेश में 86 लाख किसानों का कर्ज माफ़ कर दिया गया है। बड़े किसानों को राहत तो नहीं, लेकिन लघु और सीमांत किसानों को बड़ी राहत देते हुए उनके 1 लाख रुपए तक के जितना भी फसली ऋण था जो कि हर साल लिया जाता है उसको माफ़ कर दिया गया है। तकरीबन 36,000 करोड़ रुपए के आसपास का राजस्व पर भार आएगा। तो प्रारंभिक तौर पर 6,000 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश की सरकार इसको राइट ऑफ करेगी ओटीएस के जरिए, और बैंकों से ओटीएस स्कीम लाकर इसको कर्ज को ख़त्म कराया जाएगा। रास्ता निकाल लिया गया है। तो फिलहाल 86 लाख किसानों के लिए राहत की बात है, और ये एक बड़ा साहसिक वित्तीय निर्णय है किसी भी नई नवेली सरकार का जिसने तत्काल सत्ता का चार्ज लिया हो और खजाना खाली हो। ऐसे में इस वादे को पूरा करना बहुत बड़ी चुनौती थी। तो मोदी ने जो वादा किया, योगी आदित्यनाथ ने उसको निभा के दिखाया है और पहली कैबिनेट में ही इसका निर्णय हो गया है। तो प्रधानमंत्री का वादा एक तरह से पूरा हो गया है। बाकी इसमें कुछ लूप होल्स भी हैं, कुछ टर्म्स कंडीशन भी हैं, उस विषय पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर यही है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने किसानों का कर्ज माफ़ कर दिया है। 86 लाख किसान इससे लाभान्वित हो रहे हैं। तो इसके टर्म्स कंडीशन क्या हैं, किन किसानों को ये कर्ज का लाभ मिलेगा, उसके नियम कानून क्या है, उसकी शर्तें क्या होंगी, किस स्तर के किसानों को इस कर्ज मुक्ति के दायरे में रखा गया है, अपेक्षा क्या थी, विपक्ष का क्या मानना है, और आगे सरकार के पास संभावनाएं क्या हैं, और खजाना क्या कहता है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो इन सभी विषयों पर चर्चा करेंगे बहुत विस्तार से आज कि किसानों को एक्चुअल में क्या लाभ हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रैलियों में वादा क्या किया था, योगी ने उसको किस तरह से निभाया, कितने किसानों को इससे लाभ हुआ, आगे इसकी स्कीम्स क्या हैं, और कैसे उत्तर प्रदेश की सरकार अपने राजस्व की भरपाई 36,000 करोड़ की कुछ वर्षों के भीतर करेगी। तो बहुत ढेर सारे सवाल हैं, लेकिन खुशखबरी ये है कि ये रामनवमी किसान भूलेंगे नहीं, क्योंकि इस रामनवमी बड़ी सौगात, बड़ा गिफ्ट किसानों के लिए आया है। आपके लिए या दूसरों के लिए रकम 1 लाख की छोटी हो सकती है, लेकिन किसानों के लिए 1 लाख की रकम बहुत बड़ी होती है। उनके लिए इससे बड़ी सौगात कोई हो नहीं सकती है। तो आज इसी खास विषय पर चर्चा करेंगे। तो 4 महत्वपूर्ण मेहमान मेरे साथ स्टूडियो में आज मौजूद हैं। पीके पांडे उत्तर प्रदेश के कृषि निदेशक रहे और जाने माने वरिष्ठ कृषि के मामलों के विशेषज्ञ हैं। मेरे साथ स्टूडियो मौजूद है रमन पांडे, हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर, इस चर्चा में मेरे साथ सम्मिलित हो रहे हैं। मानस श्रीवास्तव एसोसिएट एडिटर, ये भी मेरे साथ आज चर्चा में है। इन दोनों को विशेष तौर पर इसलिए मैंने पैनल में सम्मिलित किया है क्योंकि इस खास विषय पर इन दोनों ने लगातार पिछले तकरीबन 15 दिनों से एक कैंपेन चलाया हुआ था कि किसानों की कर्ज माफ़ी के तरीके क्या हैं, सरकार को किन विकल्पों पर विचार करना चाहिए और किस लिमिट तक के किसानों को इसमें शामिल किया जाना चाहिए, टर्म्स कंडीशन क्या है, ये भी ये दोनों बताएंगे कि ये अगर कर्ज माफ़ हुआ है तो स्टार लगा के उसमें टर्म्स कंडीशन अप्लाइड भी लिखी गई है, तो ये क्या है, ये भी ये दोनों बताएंगे। और विपक्ष से मेरे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता दीपक मिश्रा मौजूद हैं। स्वागत है आप चारों का। पांडे जी, आज तो आप बहुत खुश होंगे, कल भी तो आपने बड़ा उत्साह दिखाया था कि सरकार को कर लेना चाहिए। तो क्या जो सरकार ने फैसला किया है, ये फैसला उचित है, यही एक रास्ता था कर्ज माफी का? कुछ नहीं, इससे कुछ तो अच्छा है। उस दिन तो जब वो आर्थिक मामलों के जो सलाहकार थे वो तो साफ कह रहे थे कि गवर्नमेंट के पास ऐसे रिसोर्सेज नहीं हैं। उस दिन भी मैंने मिश्रा जी ये कहा था कि आपको इसे करना ही है, चाहे आप रो के करें या गा के करें, क्योंकि ये आपने इलेक्शन कैंपेन में वादा किया था, तो वादे को पूरा करना था, इसलिए उन्होंने इसको किया। जहाँ तक इसके परिणामों का प्रश्न है, उसमें एक बहुत साफ चीज निकल के आ रही है कि 2,15,00,000 लघु एवं सीमांत कृषक हैं और उनमें से 86 लाख इस योजना से लाभान्वित हो रहे हैं, चाहे पूरी तरह उनका कर्जा माफ हो जा रहा है या 1 लाख तकरीबन 40%। नहीं, ऐसा है कि जो लघु और सीमांत हैं उनमें से 40% ही इस स्कीम के दायरे में है। इसका कारण क्या है ये समझने की जरूरत। हाँ, ये बताइए। वास्तविकता ये है कि बाकियों ने लोन लिया ही नहीं है।
ओके। लघु एवं सीमांत किसानों की स्थिति यह है कि उसमें से मेजॉरिटी जो किसान है वो खेती करना ही नहीं चाहता है। जब वो खेती करना ही नहीं चाहता तो वो लोन क्यों लेगा? तो ये चीज तो आपने अज्यूम किया था कि सभी ने लोन लिया होगा। हाँ, इन्होंने लेकिन एक्चुअल लोन लिया था 86 लाख में। लोग, ये थोड़ी बहुत संख्या और हो सकती है जो 90 लाख भी हो 90 लाख हो सकती है या 1 इसमें करोड़ वो हो सकती शामिल नहीं है जो उच्च वो किसान है नहीं, जो जिनकी ज्यादा खेती हाँ, होती है। मध्यम भी किसान, सिर्फ आपने लघु एवं सीमांत को इन्होंने टच किया, 5 एकड़ से नीचे वालों को। इन्होंने मध्यम को भी टच नहीं किया है। यानी 2 हेक्टेयर से 5 हेक्टेयर तक के जो किसान हैं जो वास्तव में अनाज की टोकरी को भरने का काम करते हैं। जो बहुत बड़ा किसान है वो भी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता है क्योंकि उसके पास तमाम असाइनमेंट, हाँ, रिसोर्सेज हैं। तो इसमें बढ़े और मध्यम शामिल नहीं है जी। इसमें आपके सीमांत लघु वाले शामिल जी हैं। जी 5 एकड़ से नीचे के वाले, जी। तो उन 86 लाख को फायदा है। लेकिन उनको बहुत बड़ा लाभ है। अच्छा, आप तो कृषि निदेशक रहे हो, आप ये बताओ कि कितनी बड़ी खुशखबरी है, थोड़ा सा इसका डिफाइन कीजिए। देखिए, इसके 2 एस्पेक्ट हैं। ये सिर्फ ये नहीं है कि आपने किसान को दोबारा क्रॉप लोन के लिए एलिजिबल बना दिया, ये तो एक एस्पेक्ट ही है कि जिसका आपने माफ कर दिया या जिसका आपने एनपीए का सेटलमेंट कर दिया, वो इस 15 मई से जो अगली खरीफ आएगी उसमें दोबारा फसली ऋण लेने के लिए अधिकृत हो जाएगा। कर्ज माफी छोटे किसान के लिए एक मनोवैज्ञानिक कारण है क्योंकि उसका शोषण उस दिन से शुरू हो जाता है जिस दिन से वो कर्जा लेने के लिए या अपना केसीसी बनवाने के लिए बैंक में जाता है। उसके दरवाजे। अच्छा, एक चीज और समझाइए, ये 31 मार्च 2016 तक का फसली ऋण माफ और अगली लाइन में लिखा है कि 31 मार्च 2017 तक का अचूकता अवशेष भी माफ। ये क्या मतलब है? ये 17 तक का माफ है या 16 तक का माफ है? नहीं, 16 तक का माफ हो गया और चूंकि जो 16-17 में लिया था वो 31 मार्च तक उनको जमा कर देना चाहिए था, वो अभी उन्होंने जमा नहीं किया है तो उसके कारण वो डिफॉल्टर नहीं होने मतलब ये 31 मार्च 2016 तक ही जिन्होंने लोन लिया था ये उन पर ही अप्लाइड है। जी जी। 17 वालों को 17 का तो फसली ऋण अभी चल रहा है ना, 1 साल के बाद 1 साल तक उनको जमा करना है उसमें जो है। तो एक्चुअल जो क्रिस्टल क्लियर पिक्चर थी वो 31 मार्च 16 तक की थी, वही क्लियर पिक्चर थी। और लेटरमन पांडे जी, आपको क्या लगता है कि जिस तरह से इतना बड़ा फैसला यूपी सरकार ने लिया है, इसमें टर्म्स कंडीशन क्या है और खजाने पर जो भार है इसकी भरपाई कहां से होगी? सर 36,000 करोड़ के आसपास का इन पर बर्डन है। 86 लाख किसानों, उनमें से 1 लाख तक का कर्जा माफ किया जाएगा। अभी पांडे जी जिक्र कर रहे थे कि सीमांत और लघु, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पूरे उत्तर प्रदेश में जो किसानों की आबादी है उसका लगभग 93% यही लघु और सीमांत किसान है। उनको डिफाइन किया है कि 2.5 एकड़ तक सीमांत है और 5 एकड़ तक लघु हैं। और जो 6,000 करोड़ रुपए का बर्डन पड़ रहा है वो सिर्फ इसलिए है कि वो जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं उनको एक सिंगल विंडो सिस्टम से एक बार में खत्म कर लें, ओटीएस कर दें, वन टाइम सेटलमेंट, ताकि उनको लोन मिल सके। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि प्रदेश अपने संसाधनों से इस तरह का फंड कैसे जुटाएगा। तो इसके लिए जो भी अर्थ विशेषज्ञ हैं उनका ये मानना है कि सरकार बहुत तरह की चीज़ें कर सकती है, या एक लॉन्ग टर्म का लोन ले सकती है केंद्र सरकार से। दूसरी चीज़ है कि वो बॉन्ड्स के जरिए कर्ज चुकाने के लिए तो कर्ज नहीं मिलेंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो कुछ ले सकती है, नाबार्ड भी एक ऑप्शन है। और दूसरी चीज़ है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट के बॉन्ड्स हैं उनके जरिए निवेश जुटा सकती है। लेकिन मतलब ये एनुअली यूपी सरकार को अभी 6,000 करोड़ रुपया राइट ऑफ कराने के लिए बैंकों को देना पड़ेगा। बिल्कुल एनुअली, बिल्कुल। और ये जो 36,000 करोड़ का टोटल जो लोन है पूरी योजना उसको ये लॉन्ग टर्म में अगर डिवाइड कर दें और अपने सोर्सेज जनरेट कर दें तो कुछ हो सकता है। लेकिन इसके लिए पॉलिटिकल विल पावर बहुत इंपॉर्टेंट है और ये देखना होगा कि लॉन्ग टर्म में इसको कैसे डिवाइड करते हैं। इसलिए कि 36,000 करोड़ कोई मामूली रकम नहीं होती है। और उस स्थिति में जबकि केंद्र ने साफ बोल दिया, अरुण जेटली ने साफ बोल दिया है कि हम अगर एक स्टेट को देंगे तो सबको देना पड़ेगा। और वैसे भी ये पॉलिटिकल डिसीजंस होते हैं, इसलिए कि मनमोहन सिंह ने भी 3,96,00,000 किसानों का कर्ज माफ किया था। एक लाइन में क्या ये माने कि जो मोदी ने वादा किया था योगी जी ने उसको निभाया? डेफिनेटली ये एक पॉलिटिकल इच्छा शक्ति का एक ज्वलंत उदाहरण है। और निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के तमाम किसानों के चेहरों पे आज जो उनके चेहरे मुरझाए थे, खुशी झलक रही होगी। लेकिन इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि किसान बैंक लोन से ज़्यादा साहूकारों के लोन से के चंगुल से बंधा हुआ है। और सीमांत और लघु किसान सबसे इंपॉर्टेंट है। हालांकि आज जो श्रीकांत शर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी उसमें गेहूँ खरीद का उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं कि समर्थन मूल्य भी बढ़ाया है, 10 रुपये एक्स्ट्रा भी मिलेंगे और साथ ही साथ कोई बदतमीजी नहीं होगी। और जिन जगहों पे केंद्र कम है उन जगहों पे केंद्र ज्यादा भी बनाए जाएंगे। कुल मिला जुला के ये इस तरह की सिचुएशन, इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं कि उसके चेहरे बट ओवरऑल आप इसको ठीक निर्णय मानते हैं?
ऐतिहासिक निर्णय? ये आर्थिक रूप से ये ठीक निर्णय नहीं है, लेकिन राजनीतिक रूप से ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक निर्णय। बड़ी अच्छी बात कही कि आर्थिक तौर पर भले इस निर्णय पर सवाल उठाए जाएं, लेकिन राजनीतिक तौर पर सामाजिक हित में भी एक बड़ा फैसला है, क्योंकि उन काश्तकारों के पास पैसे नहीं है कि वो आगे का खेती कर पाएं। एक बहुत बड़ी मजबूरी ये है कि बैंक जब भी अपने ऋण की वसूली का कैंपेन चलाती है तो सबसे पहले उन लघु एवं उन्हें सीमांत डंडा किसानों कृषकों को, बेचारों पे क्योंकि चलाती है। उनके पास न कोई राजनीतिक शक्ति है न उनके साथ मानस, कोई खड़ा होने यूपी वाला है। सरकार के इस फैसले को आप किस दृष्टिकोण से देखते हैं? क्या हम मान लें कि जो मोदी ने वादा किया था योगी ने उसको निभाया? और दूसरा, इसमें कुछ नियम शर्तें लगाई गई हैं। जी हाँ, कुछ नियम शर्तें लगाई गई। नियम शर्तें जो लगाई गई हैं वो ये लगाई गई हैं कि उसमें डिफाइन कर दिया। देखिए, जिस तरीके से लैपटॉप की योजना थी, पहले शुरुआत में घोषणा पत्र में वादा किया गया कि लैपटॉप और टैबलेट दोनों देंगे, लेकिन बाद में टैबलेट को विड्रॉ किया और जो लैपटॉप दिए गए उसको उसमें भी टर्म्स कंडीशन लगा दी गई। ठीक उसी तरीके से कुछ यहाँ पर कोशिश की है। देखिए, जो इसमें दिया गया कि लघु और सबसे पहले तो लघु और जो भी किसान ये कार्यक्रम देख रहे हैं वो गौर से सुने, क्योंकि हमने एक्सपर्ट्स इसलिए बुलाए हैं ताकि आपको क्लैरिटी हो सके कि क्या क्या नियम और शर्तें हैं आपकी कर्ज माफी में, इसलिए बड़ी गौर से सुनिएगा। जी, देखिए, इसमें जो डिफाइन किया गया कि लघु और सीमांत किसान कौन से होंगे, इसमें देखिए जो सरकारी जो दस्तावेज उसमें साफ लिखा हुआ है कि 2.5 एकड़ तक के सभी किसान सीमांत किसान की श्रेणी में आएंगे और 2 हेक्टेयर यानी 5 एकड़ तक के किसान लघु किसान 5 से कम वाले लघु की श्रेणी में। तो यानी कि डिफाइन कर दिया है। जो हम लोग आंकड़ा सोच रहे थे कि 65,000 करोड़ रुपए खर्च हो जाएंगे और 2.5 करोड़ किसान हैं, उसको यहाँ पर घटा करके इन्होंने 86 लाख पे इसको सीमित कर दिया है। निश्चित तौर पर देखिए, इसको लाभ तो बहुत बड़ा होगा किसानों को, लेकिन देखिए अभी आप बात ही कर रहे थे, तब तक पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का एक ट्वीट आ गया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इन्होंने ट्वीट किया है कि वादा तो बीजेपी ने किया था कि पूर्ण कर्ज माफी का, किसी सीमा का वादा नहीं था, जो 1 लाख रुपए की सीमा का जिक्र है। लिहाजा अखिलेश यादव ने इस पर ट्वीट करके अपना इजहार किया और विरोध भी दर्ज कराया है कि 1 लाख की सीमा से करोड़ों किसान ठगा सा महसूस कर रहे हैं। दरअसल जो चुनाव के दौरान वादा था कि किसानों का पूरा कर्जा माफ़ कर दिया जाएगा, लेकिन जो 1 लाख रुपए की लिमिट फिक्स कर दी गई, उसको लेकर अखिलेश यादव ने विरोध जताया और कहा है कि गरीब किसानों के साथ धोखा है। मानस नहीं, देखिए, धोखा तो नहीं कह सकते इसको, लेकिन जितना मिला लोग ये करेंगे। अब विपक्ष में है, इसके अलावा उनसे आप क्या उम्मीद करेंगे? वो योगी जी को गुलाब का फूल भेजेंगे? नहीं, देखिए, जिस तरह से लैपटॉप योजना उन्होंने उसमें कंडीशंस लगाई थी तो बीजेपी ने विरोध किया था, उसी तरीका के विरोध अब ये कर रहे हैं। लेकिन आप देखिए कि नेशनल वॉइस पे हम लोग लगातार प्रदेश भर के किसानों के रिएक्शंस दिखा रहे हैं। वो ये कह रहे, कोई कह रहा हमारा 50,000 था, कोई कह रहा हमारा 80,000 था, हम कर्ज मुक्त हो जाएंगे तो हम तो सरकार को धन्यवाद दे रहे हैं। तो एक बहुत बड़ी आबादी, और उसको ये भी देखना पड़ेगा कि सब जब 2009 में, मतलब ये साहसिक निर्णय हम कहें? बिल्कुल साहसिक निर्णय है और उसका बहुत बड़ा सियासी लाभ भी 2019 तो विपक्ष क्यों रोना पीटना, छाती क्यों पीट रहा है विपक्ष? क्योंकि बहुत बड़ी निकल गया इनके हाथ से, तो रोना आ रहा है इनको। किसानों का बहुत बड़ा वोट बैंक जो जाति धर्म को नहीं मानता है वो हाथ से निकल गया ना, तो बहुत सारे किसान जो यूनियन के नेता हैं वो भी बहुत असहज महसूस कर रहे हैं इस फैसले के क्योंकि बाद। उनकी नेतागिरी बंद हो गई। नेतागिरी बंद हो गई। दीपक मिश्रा जी, मैंने तो उम्मीद की थी कि सरकार के इतने साहसिक फैसले की आप लोग सराहना करेंगे, अभी अभी सरकार से हटे हैं, लेकिन इधर निर्णय हुआ, इधर आपने रोना शुरू कर दिया। देखिए भाई हम ऐसा 6 महीने कूट कूट के रो रहे हैं। अब तो मैंने ट्वीट भी पढ़ के सुनाया अभी। अब देखिए जो ट्वीट पढ़ा आप कह रहे हैं कि आप किसानों की पार्टी हैं, पर सबसे ज्यादा दुखी और फ्रस्ट्रेट तो आप ही लग रहे हो। ना कहीं दुख पर आपने देखिए ना किस तरह का ट्वीट किया है उन्होंने, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने। अगर इस फैसले की पे अगर कोई सटीक टिप्पणी है तो दुष्यंत कुमार जी ने किया था कि कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयसर नहीं शहर के लिए। आप खुद देखिए, ये उन्होंने कर्ज माफी की, ये आधा सच है, और आधा सच हमेशा, चाहे आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए या अनार्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए, पूरे झूठ से ज्यादा खतरनाक होता है। किया क्या? हर जगह लगा दिया। हमारा किसान तो बेचारा समझ ही नहीं पाया होगा कि ये तकनीकी पक्ष इसका क्या है। मोटा मोटा बात थी। कोई तकनीकी पक्ष नहीं, 86 लाख लोगों का इशू हमने बता दिया। टर्म्स कंडीशन भी कोई खास नहीं है। समझ पाएंगे मानस जी और इन्होंने पढ़कर बता भी दिया रमन जी ने। आप 3 विशेषज्ञ यहाँ मौजूद हैं। हम तो चलिए सियासी लोग हैं, हम कहेंगे खराब है, लेकिन तीनों विशेषज्ञों की पूरी शब्दावली और भाव भंगिमा आप देखिए, तीनों में से किसी का वाक्य किंतु के साथ ही रहा है। 3 महत्वपूर्ण लोग हैं, आपने बहुत चयनित नहीं, इसीलिए बिठाया ना ताकि क्लैरिटी हो। तीनों में से कोई यह बात नहीं कह रहा है कि यह चीज
अक्षरशः सही है। सच घटे या बढ़े तो सच न रहे, झूठ की इम्तिहा नहीं होती। आप स्वागत नहीं करेंगे सरकार के इस फैसले का? अगर सरकार खुद अपने इस फैसले से मुतमईन हो जाए तो हम बिल्कुल स्वागत करेंगे। वो तो मुतमईन है, उन्होंने तो छाती ठोक कर कहा है। नहीं है, मुख्यमंत्री जी स्वयं नहीं आए फेस करने, कोई पत्रकार पूछ न दे ये निर्णय आधा अधूरा क्यों। खैर ब्रजेश जी, एक बात बहुत स्पष्ट है, राजनीति में दबाववश लिया गया जल्दीबाजी का यह निर्णय जिसकी पूरी तैयारी नहीं हुई। आप देखिए, मुझे याद है, मैं भी उस डिबेट में मौजूद था, आपके इस आंदोलन का मैं भी साक्षी और एवं सहभागी हूँ। आपने एक हल्ला मचाया कि साहब वो बंद करा दिए जाएं, रात के 12 बजे तक बंद होंगे बूचड़ खाने सारे। वैध अवैध का सवाल आ गया। भाजपा के प्रवक्ता सीना तान के कहते नहीं, कोई वैध अवैध नहीं, आपने दिखा दिया। अब आपने एंटी स्क्वाड बनाई भाजपा सरकार ने, इसका कौन आईजी है, कौन सुपरवाइज करेगा? तो आप संतुष्ट नहीं है ओवरऑल? बिल्कुल नहीं, अब मैं ही नहीं संतुष्ट हूं। उत्तर प्रदेश की माटी का किसानों के कुछ रिएक्शंस आ गए हमारे पास, जो एक्चुअल इसके बेनिफिशियरीज हैं, जिनको एक्चुअल लाभ करता है, उनके कुछ स्टेटमेंट आए हैं सरकार के इस फैसले के बाद। आप जरा उसको सुनिए, फिर वीरेंद्र सिंह के पास चलेंगे। खुश हैं हम तो, या नहीं आए साहब, हम तो या फिर किसानों को कर्ज माफ कर दिया। किसानों का कर्ज माफ करे, आप क्या कहेंगे इसको लेकर के? ये अच्छी बात है, इससे कुछ ना कुछ कम से कम 1 लाख का ही कर्ज माफ हुआ तो कम से कम 1 लाख से काफी राहत मिलेगी छोटे किसान को। और ये एक अच्छी योजना है, उससे उसका विकास होगा और आगे जो है उसकी जो है जो भी कर्जे हैं वो कम हो जाएंगे और उससे वो अपने जीवन यापन अच्छी तरह से तो क्या जो मोदी सरकार का और योगी सरकार का अच्छे दिन का नारा था, क्या वो सच साबित लग रहा है आपको? हाँ, तो ये आंशिक रूप से उन्होंने किया, लेकिन ये बहुत अच्छा कदम है और इससे किसानों को जो है आत्महत्या जैसे वो करते हैं उससे कुछ राहत मिलेगी। हमारे साथ और मौजूद है, हमसे बात करें। क्या लगता है कि जो कर्ज माफी हुई है आपके मुख्यमंत्री ने की है, क्या बहुत अच्छा काम किए हैं कि जो माफ किए हैं सब किसानों को, इससे बहुत सराहनीय है जो है, और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो क्या लगता है कि जो कर्ज थे वो मिटेंगे, फिर आप नई जिंदगी के लिए, आगे किसानी के लिए प्रेरणा मिलेगी, खेती के लिए प्रेरणा मिलेगी? जो कर्ज माफ हो जाएगा तो आगे अच्छा काम होगा, सब कुछ होगा। ये किसानों के फैसले बहुत ही सार्थक है और सरकार की। किसानों का कर्ज माफ होने से उन किसानों को ज़्यादा फायदा होगा कि जो कि प्रकृति की मार से झेल रहे थे, और साथ में ये भी होगा कि जो उत्तर प्रदेश में ऐसे एरिया में जहाँ पानी की समस्या है, वो लोग कर्ज में डूबे हुए हैं, वो उनके खाने के लिए भी और कर्ज चुकाने के लिए भी कुछ भी पैसा नहीं है। आपने सुना कि जो एक्चुअल बेनिफिशियरीज हैं किसान, वो अप्रिशिएट कर रहे हैं सरकार के इस निर्णय का। ठीक है कि उसमें मध्यम और जो उच्च किसान हैं, बड़े किसान हैं, उनको सम्मिलित नहीं किया गया है, लेकिन सरकार के अपनी कुछ राजस्व संबंधी समस्याएं भी होती हैं, उनको शायद मीट आउट करने के लिए ही लघु और सीमांत को किया गया है। अच्छा होता कि सभी किसानों का माफ़ कर दिया गया होता, लेकिन सरकार को भी इस पर जवाब देना चाहिए कि एक सीमा क्यों फिक्स की गई, उसके पीछे क्या उनकी मजबूरी थी और रेवेन्यू के फ्रंट पर क्या कुछ प्रॉब्लम थी। सीधे वीरेंद्र के पास चलते हैं। हमारे ब्यूरो चीफ इस वक्त सीधे लोक भवन, मुख्यमंत्री का जो कार्यालय, जहाँ थोड़ी देर पहले कैबिनेट की मीटिंग हुई थी, वीरेंद्र सीधे जुड़े। वीरेंद्र, आप इस फैसले को किस तरह से लेते हैं और सरकार ने जो निर्णय किया है उसको लेकर क्या किस तरह की प्रतिक्रियाएं आपको मिल रही? वीरेंद्र, देखिए ब्रजेश जी, ये जो फैसला है, अगर इसको ब्रॉड पर्सपेक्टिव तो देखा जाए, खास तौर से उत्तर प्रदेश में किसानों के लिए कहती है सरकार हम आय दुगना करेंगे, लेकिन किसानों को बीच में खाद में भ्रष्टाचार है, उनको खाद मांगने में लाठियाँ मिलती थी। उत्तर प्रदेश में एक ऐसी सरकार आई जिसने कहा कि हम 36,000 करोड़ कर्जा माफ कर रहे हैं, आज ऐलान हो गया इसी भवन से। ये बहुत बड़ा कदम है, बहुत बड़ी साहस है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में किसानों के नाम पर वोट तो सब लेते हैं, राजनीतिक दल बातें उनकी करते हैं, लेकिन इतना बड़ा बोझ उठाने को तैयार नहीं होता था। सरकारी खजाने पहुंच जाएगा, लेकिन जो अन्नदाता है जिसकी फसल का समुचित मुआवजा नहीं मिलता, हर जगह दलाल बैठे हैं, अगर उनके 1-1 लाख रुपया कर्जा माफ हुआ है आज उत्तर प्रदेश में, तो ये योगी आदित्यनाथ सरकार के दृढ़ संकल्प, बीजेपी के घोषणा पत्र और बीजेपी सरकार के काम की तारीफ करनी होगी, क्योंकि 86-87 लाख किसान इस फैसले से लाभान्वित हो रहा है। इसको आप खाली विपक्ष के नजरिए से, आलोचना के नजरिए से नहीं देख सकते। ये उत्तर प्रदेश में सीधे लाभ देने वाला, बेनिफिशियरी को सीधे लाभ दे रहा है। अब आज किसान जो 1,80,000 90,000 कर्जे में डूबा था,
उसको राहत मिल गई। उसको जो जेल का फंदा दिखाई पड़ता था। वीरेंद्र, आप तो कृषि के मामलों के विशेषज्ञ हैं और बड़े लंबे समय से एग्रीकल्चर की रिपोर्टिंग करते आए हैं। किसानों के बीच इस तरह के फैसले से आपको लगता है कि क्या उत्तर प्रदेश की एग्रीकल्चर की जो ग्रोथ है, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शंस हैं, इसमें कुछ इजाफा होगा? किसान अब आगे बेहतर काम कर सकेगा, ज़्यादा अन्न उपजा सकेगा? इसका लाभ क्या है? इम्पैक्ट ग्राउंड लेवल पर किस तरह का आने वाला है? देखिए ब्रजेश जी, अगर 62,000 टोटल मूल्यांकन हुआ था कर्जा, अगर पूरा माफ होता तो और किसानों को लाभ होता, लेकिन 36,000 करोड़ भी करना कोई आसान बात नहीं है। रही बात इसके इम्पैक्ट की, किसान इससे लाभान्वित है तो वो खुश होगा, इसमें कोई शक नहीं है। उत्तर प्रदेश की सरकार की जो इच्छा शक्ति है, विल पावर है, वो आज दिखाई पड़ी है और योगी आदित्यनाथ के फैसले की उत्तर प्रदेश का किसान सराहना करेगा। रही कृषि क्षेत्र में आय कैसे बढ़ाई जाए, बार बार किसान कर्जदार ना हो, इसके लिए क्या व्यवस्था की जाए, ये कृषि नीति बनानी पड़ेगी। किसानों की आय कैसे बढ़ाई जाए और उनके फसल को कैसे अच्छा दाम दिलाया जाए। आज देखिए गेहूं के केंद्रों को भी 5,000 का केंद्र खेलने को मंजूरी मिली। अब उसमें अगर बिचौलिए नहीं होंगे, दलाल नहीं होंगे, तो किसान को भरपूर फायदा मिलेगा। वीरेंद्र, एक और महत्वपूर्ण सवाल ये है कि अखिलेश यादव सरकार में जो प्रमुख सचिव वित्त रहे हैं अनूप चंद्र पांडे, वही फिनांस सेक्रेटरी इस वक्त भी हैं। मुझे अच्छे से ध्यान है कि छोटी छोटी परियोजनाओं के भी पैसे देने में अनूप पांडे बहुत आनाकानी करते थे, इतना नुक्ताचीनी करते थे कि विभाग के लोग अपनी फाइलें वापस मंगा लेते थे। लेकिन क्या आपको आश्चर्य नहीं लगता कि वही अनूप पांडे 36,000 करोड़ का इंतजाम करके खुद ही हंसते मुस्कुराते चले आए? तो ये परिवर्तन पांडे में कैसे आपको दिखा? ब्यूरोक्रेसी तो वही है, लोग भी वही हैं, एक अफसर नहीं बदला, लेकिन वही 36,000 करोड़ का कर्जा माफ़ हो गया। अखिलेश जब मुख्यमंत्री थे तो उनको पता नहीं यही लोग क्या क्या समझाते थे कि 100 करोड़ की परियोजना चलाना दूभर था। देखिए, यही इकबाल है सरकार का कि अफसर अगर कोई बात कहता है और मुख्यमंत्री उसके लिए दृढ़ संकल्पित है तो विपरीत बात होते हुए भी वो फैसले लागू करवा सकता है, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये कर दिखाया है। यही अफसर थे जो 1 बजे लंच पे जाते थे और 5 बजे आते थे। आज यही अफसर खाना खाने डर के मारे घर नहीं जा रहे हैं, सचिवालय में जाते हैं तो जल्दी से भाग आते हैं, आधा घंटे में घर से लौट आते हैं, खाना भी हजम नहीं हो रहा ठीक से, 9 बजे से लेके 12 बजे रात तक मीटिंग चल रही है। यही अनूप पांडे, आनंद मिश्रा 2 साल तक प्रमुख सचिव वित्त रहे। अखिलेश सरकार की सारी परियोजनाएं धाराशायी हो गई वित्त के अभाव में। अब अनूप चंद पांडे आए हैं, उन्होंने भी, लेकिन ये सरकार को आज 15 दिन लगा कैबिनेट की बैठक करने में। लेकिन ये मुख्यमंत्री की इच्छा शक्ति है, ये दर्शाता है कि वो पार्टी ने जो संकल्प लिया था, जो जनता से वादा किया था, उसे पूरा करने पर वो आमादा है। अफसरों की एक नहीं चली, पैसा 36,000 करोड़ बहुत बड़ी रकम है, बैंकों से बांड से कैसे जुटाएंगे इसके लिए कमेटी बनाई है। 100 करोड़ की परियोजना तक में यही प्रमुख सचिव वित्त अनूप पांडे अड़ंगा लगाते थे। आज वो 36,000 करोड़ का गिफ्ट लेकर हंसते हुए चले आए। मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ, आपको ताज्जुब नहीं हुआ कि ब्यूरोक्रेसी कैसे चेंज हो गई, बिहेवियर? देखिए, ये ब्लू आइड बुआए थे, ये ब्यूरोक्रेसी में अखिलेश सरकार के ब्लू आइड बुआए थे, चमकते रहते थे। गलत फैसले, परियोजनाएं फंसा फंसा कर इन लोगों ने उत्तर प्रदेश को पीछे किया। आज योगी आदित्यनाथ के डर से काम हो रहा है, नाम से काम हो रहा है। 9:30 बजे दफ्तर आ जाते हैं, पूरे दिन फाइल खींचते हैं, सफाई भी अपने हाथ से कर ले रहे हैं, फाइल भी झाड़ ले रहे हैं। ये परिवर्तन है उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी में बदलाव किया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया। दरअसल अखिलेश यादव भले ही कहते हो कि उनका काम बोलता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में फिलहाल योगी आदित्यनाथ का नाम बोलता है। जो अफसर दफ्तर आने में आते नहीं थे, 1 घंटे 2 घंटे ज़्यादा वक्त नहीं बिताते थे, यही अनूप पांडे, यही राहुल भटनागर जिस वक्त प्रिंसिपल सेक्रेटरी फिनांस और चीफ सेक्रेटरी हैं, हर योजना पर अड़ंगे लगा देते थे, फाइल लाल कलम से काट देते थे। आज भाई 36,000 करोड़ का गिफ्ट लेकर कैबिनेट की मीटिंग में हंसते मुस्कुराते पहुंचे। ये होता है सरकार,
और ये होता है काम करने का तरीका, और ये होता है मुख्यमंत्री के काम की विल पावर, जिसका जिक्र अभी वीरेंद्र कर रहे थे कि यही अफसर अब घर नहीं जाते हैं, डर के मारे सचिवालय में बैठे रहते हैं, टिफ़िन मंगाकर घर से खाना खाते हैं और वो खाना भी हजम ठीक से नहीं होता। छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौटेंगे, कुछ और बड़े मुद्दों पर बातचीत एक्सपर्ट पैनल के साथ करेंगे। वापसी पर बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का द डिबेट में। आज हम बात कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव के दौरान जो वादा किया था, उस वादे को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरा कर दिया है। बहुत बड़ा और साहसिक वित्तीय निर्णय किसी भी नवनिर्वाचित सरकार के लिए होता है, वो योगी ने करके दिखाया है। 36,000 करोड़ रुपए का लघु और सीमांत किसानों का कर्ज, फसली ऋण माफ़ कर दिया गया है। अब आप जानना चाहते होंगे कि फसली ऋण होता क्या है। दरअसल ये हर क्रॉप के दौरान, जितनी भी 3 क्रॉप्स होती हैं, उस दौरान एक ऋण लिया जाता है जो पर्टिकुलर फसल के लिए ही होता है, पर्टिकुलर सीजन के लिए होता है। इसको आप आसानी से एक वित्तीय वर्ष भी समझ सकते हैं। जब आप ये ऋण चुकाएंगे तभी किसान अगले ऋण के लिए इंटाइटल्ड होगा। ये होता है फसली ऋण, जो आपको हर फसल के दौरान बैंकों से, सरकारी सहकारी बैंकों के जरिए उपलब्ध होता है, किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए और दूसरे माध्यमों से। ये हुआ फसली ऋण, जो आप किसान बैंकों से लेता है और समय पर उसके पैसे को अदा करके नया ऋण लेता है। फिलहाल जो बड़ा वादा किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि पहली कैबिनेट में वो इंश्योर करेंगे कि उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार किसानों का वो कर्ज माफ़ करे, कर्ज माफ़ कर दिया गया है। कुछ टर्म्स कंडीशंस लगाई गई हैं। मिसाल के तौर पर लघु और सीमांत किसान, जिसमें 86 लाख ने लोन लिया था और उसकी एक लिमिट तय की गई, एक कैप लगाया गया। हालांकि वादे में कैप नहीं था, वादे में था तो कर्ज माफ़ करेंगे, लेकिन टर्म्स कंडीशन यहाँ थोड़ी अप्लाई की गई है। 1 लाख रुपए तक के कर्ज को माफ़ किया गया है। इस 1 लाख के कर्ज को माफ़ करने से सरकार पर भार कितना आया? 36,000 करोड़ का। तो इसको एनपीए के तौर पर ट्रीट किया जाएगा, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो जब भी कोई एनपीए होता है तो बैंकों के जरिए उसको एक ओटीएस कराया जाता है, वन टाइम सेटलमेंट स्कीम बोलते हैं उसको। तो सरकार को ये लगता है, और सरकार का एक वित्तीय अनुमान है कि ओटीएस के जरिए अगर इस स्कीम में गए तो तकरीबन 6,000 करोड़ रुपया उनको खर्च प्रारंभिक तौर पर करना पड़ेगा सरकार के बजट से, सरकार के अपने खजाने से। तो यूपी पर 6,000 करोड़ का डायरेक्ट भार आया है और इनडायरेक्ट ये 36,000 करोड़ रुपया का एक बजट आया है। तो इतनी बड़ी तादाद में इतनी ह्यूज अमाउंट सरकार लाएगी कहाँ से? और दूसरी बात, अब ये लोन माफ़ हो गया है तो क्या इससे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ेगा? किसान क्या करेगा? पीके पांडे, उत्तर प्रदेश के पूर्व कृषि निदेशक और कृषि मामलों के विशेषज्ञ मेरे साथ मौजूद हैं। आप बताइए पांडे जी, ये कर्ज माफ़ हो गया, ठीक, अब बताइए एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ेगा, इससे लाभ क्या होगा? आप बताओ। देखिए, पहली चीज़ तो 1 लाख को लेकर के जो सवाल खड़ा हो रहा है, यही रो रहे हैं दीपक मिश्रा जी, इनकी उसको समझने की आवश्यकता है। फैसला आया नहीं कि छाती पीटना शुरू। 5 एकड़ तक का ही किसान इसमें आच्छादित है, जिसके पास मैक्सिमम जो जमीन होगी। पर मेरा व्यक्तिगत मानना है पांडे जी कि बड़े किसानों को उस तरह के सुविधा की जरूरत नहीं कि उनका लोन माफ किया जाए, उनके पास पर्याप्त संसाधन नहीं। ये बेचारे गरीब लोग हैं, बड़े गरीबों की मदद करो। बड़े में जिनके पास 10 एकड़ से ऊपर जमीन है उनको तो आप कह सकते हैं, लेकिन बहुत बड़ी आबादी अब फ्रेगमेंटेशन के बाद उन किसानों की हो गई है जो टेक्निकली तो आपके नजरों में बड़े हैं। 5 मतलब अगर उसके बाद 5.1 एकड़ हो गया तो बड़ा हो गया, यानी जिनकी जोत कम होती जा रही है जी, जोत का क्षेत्र कम होता जा रहा। तो जो 5 से 10 एकड़ के बीच के किसान है वो लगभग उसी स्थिति में है जिस स्थिति में हमारा लघु किसान नहीं, सीमांत तो नहीं, लघु किसान है। तो वो
पर एकड़ के हिसाब से बैंकों से ये फिक्स होता है कि आपको कितना क्रॉप लोन दिया जाएगा। हमने जब तक हम नौकरी में थे 1 साल पहले तक, ये जनरली 20 से 25 हज़ार रुपये पर एकड़ ही हुआ करता था, सिवाय मेरठ को छोड़ करके जहाँ गन्ने इत्यादि का बहुत बड़ा बेल्ट है, या आलू के बेल्ट को छोड़ दिया जाए। और इसका सबसे बड़ा जो फायदा मिलेगा वो बुंदेलखंड और पूर्वांचल के किसानों को मिलेगा। क्या? क्योंकि वहां जो क्रॉप लोन की लिमिट है वो 20,000 के से कम है, या लगभग 20,000 के। तो अगर 5 एकड़ पर उसने 20,000 पर एकड़ के हिसाब से लोन लिया तो 1 लाख रुपए होगा और वो कर्जे से मुक्त हो जाएगा। तो बुंदेलखंड जिसने सारी की लगभग सारी सीटें भाजपा को दी थी, शायद उसको इन्होंने अपने इस निर्णय से गदगद कर दिया है। अब आप अपने रिपोर्टरों से जब कमेंट लेंगे तो आपको वहां का जो फीडबैक मिलेगा। अब आप मुझे बताओ कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का इससे लाभ क्या है? ये एक बड़ा प्रश्न, ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहां मेरा उत्तर जो है वो थोड़ा निराशाजनक है, क्योंकि मैं इस योजना से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में किसी वृद्धि की आशा नहीं करता हूं। क्योंकि आपने जिन किसानों का ये लोन माफ किया, ठीक है, उनका सामाजिक स्तर बढ़ गया, उनके लिए आत्महत्या की चुनौती समाप्त हो गई, उनके दरवाजे पर अब अमीन नहीं जाएगा, उनके दरवाजे पर कोई वसूली करने नहीं जाएगा, वो एक चैन की नींद सो सकेंगे। लेकिन ये वो तबका है जो इन के प्रकारेण खेती करता है और उससे हमारा जो अनाज का टोकरा, जिसको हम फूड बास्केट कहते हैं, वो नहीं भरता है। वो भरता है हमारा। अच्छा, एक चीज तो ये हुई, लास्ट डिबेट में भी आपसे इसी विषय पे बात हुई थी। मेरा एक और प्रश्न है आपसे। आपने एक फसली ऋण तो माफ कर दिया, ठीक, यानी उसको वो ऋण नहीं देना है, लेकिन ये लगातार ऋण माफ करते जाना, ये किस तरह की प्रवृत्ति है? हम कोई परमानेंट सॉल्यूशन की तरफ क्यों नहीं जा रहे? वही चीज मैं कह रहा हूं। आपने आज माफ कर दिया, अगली बार फिर लेकर वो बैठा रहेगा, फिर आप 2019 में कहोगे कि साहब फिर माफ करो। आपने 2008 आप इसका परमानेंट सॉल्यूशन क्यों नहीं खोजते हैं? इसका परमानेंट सॉल्यूशन 35 साल आपने नौकरी की एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में, आपने बोला नहीं? नहीं, हम हमेशा बोलते रहे, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि जितनी भी एक चीज मैंने आपको और भी बताया था, आपको याद होगा कि सरकारें वही रिपीट होती हैं जो एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करते, राज्य सरकारें विशेष रूप से। तो अभी तो बहुत बड़ा काम हो गया। हाँ, तो काम किया है तो इसका इनको लाभ मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। 86 लाख किसान परिवार हुए, ये किसान फैमिली हुई ना, बिल्कुल इंडिविजुअल नहीं हुए। पिछले 10,000 वर्षों अगर एक फैमिली में 3 लोग भी जोड़िए तो दीपक मिश्रा के लिए आगे आने वाला चुनाव बड़ा मुश्किल है। खतरनाक है ये, मैं कह रहा हूँ। आप क्यों डरा रहे हो इनको? मैं डरा नहीं रहा हूं, लेकिन ये वास्तविकता है कि अगर आप पिछले 10,000 वर्षों का इतिहास देखें मिश्रा जी, जब से कृषि शुरू हुई है मानव सभ्यता के साथ, बिना गवर्नमेंट असिस्टेंस के एग्रीकल्चर चल ही नहीं सकता है। इट कांट सस्टेन। पर मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता कि आप हर बार लोन माफ कर दें, क्योंकि आप इसका स्थायी समाधान खोजिए। वही तो कह रहा हूं मैंने। ये तो हुआ कि आपको प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज को मजबूत करिए, किसान को वहां से उचित मूल्य पर उचित गुणवत्ता का इनपुट उपलब्ध कराइए, और एक काम सिर्फ और करिए कि जो एमएसपी आप तय करते हैं, जैसे अगर आपने पहले तो आप एमएसपी ही लोअर साइड में तय करते हैं, और उस पर भी कोड़ में खाज का काम ये होता है कि उस एमएसपी पर भी उसका प्रोड्यूस खरीदा नहीं जाता है। अब जैसे आज इन्होंने कहा कि हम 80 लाख टन गेहूं खरीदेंगे, क्योंकि अरे बड़ी मुश्किलें साहब। आप गेहूं क्रय केंद्रों पे जाइए, बेईमानी होती है तौल में, हर कुंटल के हिसाब से कमीशन दलाली खाई जाती है। शाम 5 बजे तक 50 कुंटल खरीदते हैं, रात अंधेरा होते ही बिचौलियों से 200 कुंटल खरीद लेते हैं। आप तो इस डिपार्टमेंट में रहे हो, आपको तो सारे छक्के पंजे पता हैं। मैं वही निवेदन कर रहा हूं कि अब ये चुनौती का समय है। अभी तो आपको एक निर्णय लेना था, आपने एक निर्णय ले लिया, लेकिन इस सरकार की जो पहली परीक्षा होने जा रही है वो गेहूं के खरीद में। रमन जी, एक बात मुझे बताइए कि अब ये लोन माफ हो गया, ठीक, हमने मान लिया ये लोन खत्म, क्या इससे उत्तर प्रदेश की जो कृषि व्यवस्था का ढांचा है वो दुरुस्त हो जाएगा? बिल्कुल नहीं दुरुस्त होगा, इसलिए कि बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो मूलभूत कमियां हैं, वो जब तक दूर नहीं होंगी तब तक ठीक नहीं होगा। एक छोटा एग्जांपल बताता हूं मैं। प्याज के किसान एट द सेम टाइम जिस समय ब्लैक मार्केटिंग होती है, 80 रुपये किलो प्याज बिकता है, उसी समय नासिक के प्याज किसान बिल्कुल कर्ज से परेशान रहते हैं, वो सड़कों पर प्याज बिक रहा रहता है। कंसर्न ये है कि जैसे सरकार ने कहा है, किसान को बीज खाद से लेकर, उसकी फसल से लेके, उसके लोन से लेके, और उसके प्रोडक्ट का जो एमएसपी है वहाँ तक इतने बिचौलिए हैं, इतना भ्रष्टाचार है कि वहीं जो बड़ी चेन है, चाहे वो रिलायंस हो, चाहे वो बिग बाजार की चेन हो, उनके पास सारी चीज़ें अवेलेबल रहती हैं। वो कम दामों पे फसली ऋण अगले साल के लिए किसानों को
बोल के वो प्रोडक्ट खरीद लेते हैं कम दाम में और किसान बेचारा गरीब रह जाता है। जो उत्पादक है, जो अन्नदाता है, वो उसकी आर्थिक स्थिति कभी नहीं सुधरती है। तो जब तक ये बेसिक जो ढांचा है हमारा, उस ढांचा जो तंत्र है, जो साहूकारी के चंगुल में है, जो भ्रष्टाचार के चंगुल में, वो दुरुस्त नहीं होता, तब तक कोई प्रोडक्टिविटी और कोई उसकी सेहत पर सुधार नजर नहीं आता। बस सिर्फ लोन माफ कर देना ही कोई विकल्प नहीं है, आपको इसके परमानेंट सोल्यूशन की तरफ जाना चाहिए। बिल्कुल। ये जैसे एक नरेश टिकैत से बात हो रही थी हमारी, जो कि भारतीय किसान यूनियन के नेता है, उनका कहना था 1.5-2 लाख रुपए माफ किए होते। तो समझना ये भी होगा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किसान लोन जितना लिया है उतना ही माफ करेंगे ना। मैंने आपसे निवेदन किया ना कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्रॉप जी, की लिमिट जी, है और तो वहां थोड़ी सी दिक्कत होगी। और विजय जी, एक सबसे बड़ी बात यह है कि अगर पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो 5 एकड़ का किसान वहां लघु नहीं माना जाता है, बहुत 5 एकड़ का किसान बड़ा माना जाता है। 7.5 बीघे जमीन नहीं, जोत कम होती जा रही मानस जी। इस जो भी कृषि के लोन माफ किए गए हैं तकरीबन 32,000-36,000 करोड़ के, आपको लगता है कि जो उत्तर प्रदेश का एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है इसमें कोई क्रांति आएगी, या कृषि का ढांचा दुरुस्त होगा, या किसान और बेहतर परफॉर्म करते हुए ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे? जी निश्चित तौर पर देखिए, एक तो बात माननी पड़ेगी कि जो कर्जे से मुक्ति तो मिली, कर्जे से जब मुक्ति मिली तो कहीं ना कहीं देखिए अब किसानों को ये तो लगेगा कि हाँ हम इस व्यवसाय को छोड़ के भागे मत। आप ये देखिए कि सरकार क्या कह रही है कि 78% जनसंख्या ग्रामीण है, जिसमें 68% कृषि पर निर्भर है। ये आंकड़ा कभी 80% हुआ करता था। यानी कितनी गिरावट आ रही, लोग खेती का पेशा पसंद ही नहीं कर रहे हैं, वो इसको एक पेशे के तौर पे ले ही नहीं, घाटे का सौदा मान रहे हैं। तो आप तुलना नहीं कर सकते पूर्वांचल के किसान की, पश्चिम के किसान की और खासतौर से बुंदेलखंड के किसान की। हम लोग रिपोर्टिंग करते रहे, आप भी बेहतर जानते हैं कि कौन सा किसान कॉलर पकड़ करके घसीटता हुआ तहसील तक लेके जाया जाता है, जो 10,000 का कर्ज लेता है। कभी किसी ने सुना? जेल में डाल देते हैं। तो आज उनका मनोबल ऊंचा हो रहा है। कम से कम जो योजनाएं आ रही उससे किसानों को ये तो लगेगा कि नहीं, हम कृषि पे ही आधारित रहे, हम अपना इसको छोड़ के ना जाएं, वरना तो आने वाले समय में बहुत बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा। समाजवादी वाले क्यों रोना पीटना मचा? इनकी क्या प्रॉब्लम है? इनकी प्रॉब्लम ये है कि इनको खतरा हो रहा है कि जिस तरीके से 2008 में किसानों का कर्ज माफ करने के बाद यूपीए पार्ट 2 बन गई थी, करेक्ट, कहीं ऐसा ना हो कि 2019 में बीजेपी फिर से केंद्र में सरकार बना ले। उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा योगदान है, 73 सीटें। पर एक बात बताइए, वही सरकार है, वही अफसर है, वही रेवेन्यू है, इन्होंने तो कर दिया आते ही 15 दिन के अंदर, ये 5 साल में नहीं कर पाए थे। देखिए प्रायोरिटीज अलग अलग है ना। इनकी प्रायोरिटी में लैपटॉप था, ये उस क्लास को छू रहे थे जो क्लास पहले से संपन्न है। योगी ने उस वर्ग को छुआ जो गरीब है। वेरी ट्रू, बिल्कुल सही बात। आप सोचिए ना कि वो मानसिकता का फर्क है। वो मुलायम सिंह यादव नहीं थे जो अंग्रेजी और कंप्यूटर का विरोध करते थे, उसके पीछे वो उनको धरती पुत्र ऐसे नहीं कहा जाता था। आप समझिए कि अखिलेश यादव ने पूरी समाजवादी विचारधारा का परिवर्तन कर दिया, पलट दिया उसको, और इसलिए उसका खामियाजा भी भुगता उन्होंने। ये समझने वाली बात रही। तो ये तो अब जो अखिलेश यादव में जो के नेतृत्व में जो युवा ब्रिगेड है, उस बात को समझेगी कि उसने अपना मूल वोट बैंक क्यों छोड़ दिया, उसने क्यों लैपटॉप के पीछे और टैबलेट के पीछे भागने लगे। वो किसान कहां चला गया? आपको याद होगा जब मुलायम सिंह यादव ने पहली बार शपथ दी थी तो पहली रो में इटावा का किसान आगे बैठा था, और दोबारा जब शपथ ली तो सहारा श्री गाड़ी लेके चल रहे थे और आगे देश का इंडस्ट्रिस्ट और देश के फिल्मी एक्टर्स बैठे हुए थे। ये सब आपकी बर्बादी की दास्तां है। अब देखिए, हम तो हारे हुए हैं और हार की समीक्षा मानस ने बड़ी ऊंची बात कही कि मुलायम सिंह ने जब पहली बार शपथ ली, फ्रंट रो पे किसान थे, फिर शपथ ली तो धंधेबाज आ गए, फिर शपथ ली तो कारपोरेट आ गए। देखिए, और अखिलेश यादव ने शपथ ली तो लंच करने कहाँ गए थे? सुब्रत राय के घर। गए। पूरी सरकार लेके आप चले गए। देखिए, अच्छा होता किसी किसान के यहाँ चले जाते। नहीं, मैं इनकी बात से, आप कहते हैं आप किसानों की सरकार हैं, पर आपने तो ट्रांसफॉर्मेशन कर लिया अपना। मानस ने बिल्कुल सही बात कही। नहीं, मानस जी की बात से मैं अंशतः सहमत भी हूँ। समाजवादी पार्टी जिन्हें स्वर्गीय मोहन सिंह ब्रजभूषण तिवारी के नाते जानी जाती थी, आज श्रद्धेय किरण में नंदा जी जैसे लोग हैं। खैर, उस पर हम डिबेट नहीं, लेकिन विजय जी जो आज आप बिंदु उठाए हैं, इस बिंदु में एक चीज़ आप देखिए, महाराष्ट्र इसी तर्ज पे चला था। महाराष्ट्र की जो कर्ज है, प्रति व्यक्ति कर्ज, वो 29,661 रुपये है, और सबसे ज़्यादा किसान आत्महत्या महाराष्ट्र में ही करता है, जबकि महाराष्ट्र में सबसे बड़ा, सबसे अमीर व्यक्ति रहता है, सबसे धनी घर है वहाँ पे, और सबसे ज़्यादा अरबपति और करोड़पति भी। मुझे अच्छा लगता है कि आप ये रियलाइज करते कि आपसे गलती कहाँ हुई। आज अच्छा लगता है कि कैमरे खुले हैं, लाइव चल रहा है, आप हाथ जोड़ के माफी मांगते लोगों से कि हाँ हमसे गलती हुई गवर्नेंस में। मैंने मानस जी की बात को कंट्रोडिक्ट कितनी अच्छी बात मानस मैंने मानस जी की बात को कंट्रोडिक्ट किया, पॉइंट पकड़ा उन्होंने। हम भी तो स्वीकार करें, कहीं ना कोई त्रुटि हुई है लोकतंत्र में। आप अपने मूल से भटक गए, यही है ना, एकदम मूल से भटक गए, और देखिए उसी ने आपको बर्बाद कर दिया। 224 नेताजी लाए थे और आप लोग कितनी लेकर आए?
हम कहाँ मानस जी की बात को मना कर रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं, बैठकें कर रहे हैं, लेकिन आज जो बिंदु है तो महाराष्ट्र का इतना कर्ज बढ़ा है, इस निर्णय से उत्तर प्रदेश पे 1200 रुपये प्रति व्यक्ति कर्ज बढ़ेगा और उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था अभी इतना कर्ज उठाने के लिए सक्षम नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है, यह निर्णय संपन्न लोगों को लैपटॉप बांटने के लिए आपके पास 5-6 हजार करोड़ थे, तब वो धन का दुरुपयोग नहीं था, किसानों का पैसा चला गया अगर ऋण माफी, तो आपको बड़ा रोना है, आप ये बड़ा तकलीफ हो गई। दूसरा किसानों का कर्ज माफ हो गया तो इनको पेट में दर्द हो गया। 50,000 रुपए जिनके घरों में लैपटॉप अमीरों के चला गया, उस पे इनको कुछ नहीं कहना। ब्रजेश जी, सबसे बड़ी बात यह है कि समाजवादी पार्टी को, ये किसान विरोधी है, कह रहे हैं किसान की समर्थन ये बात एक्सेप्ट करनी चाहिए कि इतनी बड़ी कुव्वत है कि 36,000 करोड़ का अपने लोकल एसेट से जुटाने का दम हिम्मत दिखाई, एक फाइनेंशियल दिखाई। आपने कौन सी दिखाई? हमारे ब्यूरो चीफ वीरेंद्र सिंह ने उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री से बात की है और सूर्य प्रताप शाही से खास बातचीत की कैबिनेट की मीटिंग के फौरन बाद। यह एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आप सुनिए, फिर लौटेंगे डिबेट पे एक छोटे से ब्रेक के बाद। प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही आज हमारे साथ हैं। बहुत बड़ा फैसला हुआ शाही साहब, बहुत सालों से इंतजार था, कोई सरकार कर नहीं पाई। मुझे लगता है कि देश में ये पहला इस तरीके का क्रांतिकारी फैसला है और संयोग से कल रामनवमी है। उत्तर प्रदेश के किसानों को रामनवमी पर ये बहुत बड़ा तोहफा भारतीय जनता पार्टी की, आदित्यनाथ जी की सरकार ने दिया है। क्या है ये कर्जा, कितना माफ किया आपने, कितने किसान ने? प्रदेश के भीतर 2 करोड़ 15 लाख ये सीमांत और लघु कृषक हैं, उसमें से जितने भी बैंकिंग दायरे के भीतर होंगे वो सभी किसानों को इसका फायदा मिलने वाला है। कितना 36,000 करोड़ का करीब बताया जा रहा है आपने माफ किया? हाँ, लगभग 36,500 करोड़ का अनुमानित है कि 36,500 करोड़ आएंगे, कुछ ऊपर नीचे भी उसमें हो सकता है, लेकिन आज का अनुमान 36.5 करोड़ के करीब का है। ये कोई कमेटी में भी बनाई गई है? हाँ, इसके क्रियान्वयन कैसे किए जाएं उसके लिए मुख्य सचिव की समिति बनाई गई है, जिसमें प्रमुख सचिव वित्त भी होंगे और भी संस्थागत वित्त सचिव होंगे, हमारे कृषि विभाग के प्रमुख सचिव होंगे। तो इन सब की एक समिति है जो इसके बारे में आगे का जो सुझाव देगी उसको सरकार उसके बारे में फिर उस हिसाब से उसकी कार्रवाई को पूरा करेगी। तो बहरहाल बीजेपी ने जो किसानों से वादा किया था, उत्तर प्रदेश की जनता से वादा किया था, अपनी पहली कैबिनेट में वो कर दिखाया है। और बीजेपी का संकल्प पत्र, घोषणा पत्र जो था, उसमें किसानों की कर्ज माफ़ी आज पूरी हो गई है। 36,000 करोड़ का कर्जा किसानों का योगी सरकार ने माफ़ कर दिया है। कैमरामैन वीरेश के साथ वीरेंद्र सिंह, नेशनल वॉइस, लखनऊ। प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही आज हमारे साथ हैं। बहुत बड़ा फैसला हुआ शाही साहब, बहुत सालों से इंतजार था, कोई सरकार कर नहीं पाई। मुझे लगता है कि देश में ये पहला इस तरीके का क्रांतिकारी फैसला है और संयोग से कल रामनवमी है। उत्तर प्रदेश के किसानों को रामनवमी पर ये बहुत बड़ा तोहफा भारतीय जनता पार्टी की, आदित्यनाथ जी की सरकार ने दिया है। क्या है ये कर्जा, कितना माफ किया आपने, कितने किसान ने? प्रदेश के भीतर 2 करोड़ 15 लाख ये सीमांत और लघु कृषक हैं, उसमें से जितने भी बैंकिंग दायरे के भीतर होंगे वो सभी किसानों को इसका फायदा मिलने वाला है। कितना 36,000 करोड़ का करीब बताया जा रहा है आपने माफ किया? हाँ, लगभग 36,500 करोड़ का अनुमानित है कि 36,500 करोड़ आएंगे, कुछ ऊपर नीचे भी उसमें हो सकता है, लेकिन आज का अनुमान 36 करोड़ के करीब का है। ये कोई कमेटी में भी बनाई गई है? हाँ, इसके क्रियान्वयन कैसे किए जाएं उसके लिए मुख्य सचिव की समिति बनाई गई है, जिसमें प्रमुख सचिव वित्त भी होंगे और भी संस्थागत वित्त सचिव होंगे, हमारे कृषि विभाग के प्रमुख सचिव होंगे। तो इन सब की एक समिति है जो इसके बारे में आगे का जो सुझाव देगी उसको सरकार उसके बारे में फिर उस हिसाब से उसकी कार्रवाई को पूरा करेगी। तो बहरहाल बीजेपी ने जो किसानों से वादा किया था, उत्तर प्रदेश की जनता से वादा किया था, अपनी पहली कैबिनेट में वो कर दिखाया है। और बीजेपी का संकल्प पत्र, घोषणा पत्र जो था, उसमें किसानों की कर्ज माफ़ी आज पूरी हो गई है। 36,000 करोड़ का कर्जा किसानों का योगी सरकार ने माफ़ कर दिया है। कैमरामैन वीरेश के साथ वीरेंद्र सिंह, नेशनल वॉइस, लखनऊ।
यूपी की योगी सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वादा पूरा कर दिया है। तकरीबन 86 लाख किसानों का 36,000 करोड़ के आसपास का फसली ऋण कर्ज माफ़ कर दिया है सरकार ने, और अब बैंकों के जरिए उसका सेटलमेंट हो जाएगा। लेकिन क्या सिर्फ फसली ऋण माफ़ कर देने से उत्तर प्रदेश की कृषि व्यवस्था में कोई क्रांति आ जाएगी, या सिर्फ एक राजनीतिक तौर पर किए गए वादे की पूर्ति है? और उत्तर प्रदेश की कृषि व्यवस्था को हम कैसे दुरुस्त करें, इसके बारे में भी क्या कोई कमेटी उत्तर प्रदेश की सरकार बनाएगी, ताकि ये किसान आगे भी अगर कर्ज लें तो फिर किसी राजनीतिक पार्टी को ये ना वादा करना पड़े कि हम अगर सत्ता में आए तो इस ऋण को माफ़ करेंगे। लिहाजा अब ये सोचने का वक्त है कि किसानों की इस समस्या का वर्टिकल ऑपरेशन सरकार कैसे करे, इस पर विचार का वक्त है, क्योंकि इनका बार बार ऋण माफ़ कर देना किसी समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो सकता। पीके पांडे मेरे साथ मौजूद हैं, उत्तर प्रदेश के पूर्व कृषि निदेशक। क्या ये स्थायी समाधान है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। अब आप क्या करना चाहिए बताइए। मैंने पहले भी निवेदन किया कि किसान को दो ही चीज़ चाहिए, एक तो उसको निवेश चाहिए खेती करने के लिए, और दूसरा जब उसकी पैदावार हो तो उसको उसके लिए मार्केट मिले। ये बड़ी विडंबना है कि अगर इस कलम को मैं बनाता हूं और इस पर बनाने में मेरी लागत 10 रुपये आती है, तो मैं तय करूंगा कि मैं इसको 11 रुपये में बेचूं या 12 रुपये में बेचूं। लेकिन किसान जब गेहूं पैदा करता है तो वो नहीं तय करता है कि उसका गेहूं कै रुपए में बिके। इसको दिल्ली की सरकार तय करती है कि उसका गेहूं 1550 रुपये में बिके, चाहे उसकी लागत 1550 आवे 1650 आवे, लेकिन उसको बेचना 1550 रुपये में है। और दुर्भाग्य ये है कि उस 1550 रुपये में भी उसका गेहूं खरीदा नहीं जाता है। जैसे धान की एमएसपी कुछ थी और बिका धान 7 रुपये और 7.5 रुपये किलो। तो अगर आपको एमएसपी के सिस्टम को लागू करना है तो आपको इनपुट को चीप करना होगा और रेडिली अवेलेबल कराना होगा किसान को, क्योंकि वो वेट नहीं कर सकता कि चलो अगर हम जून में नहीं धान लगाएंगे, जुलाई में धान नहीं लगाएंगे तो अगस्त में लगा लेंगे, सितंबर में लगा लेंगे। हाँ, ये तो तयशुदा टाइम है। तो रेडिली अवेलेबिलिटी ऑफ द इनपुट, टाइमली अवेलेबिलिटी। इनपुट से आपका मतलब बीज, खाद और पेस्टिसाइड, क्रॉप लोन आल्सो। क्रॉप लोन ऑल्सो ये 4 चीजें उसको समय से उपलब्ध हो, समय से मिलनी और एमएसपी तय करने का अधिकार किसको हो? फिर क्या हो वो तो उसका क्या मेथड है? मैं कहता हूं गवर्नमेंट एमएसपी को तय करे, क्योंकि ठीक है ये फूड ग्रेन आइटम है। अगर मान लीजिए प्रोडक्शन कास्ट इतनी ज्यादा आती है कि किसान उस दाम इसका कोई टेक्निक खोजी जानी चाहिए, और नहीं सरकारों को तय करने का अधिकार ना हो। तय करें कि उसकी उत्पादन लागत एमएसपी से नीचे हो, प्रॉफिटेबल हो, उसका प्रोडक्शन एमएसपी जो हो उसके लिए प्रॉफिटेबल हो। और इसीलिए मैंने कहा कि पिछले 10,000 वर्षों से कृषि तभी चल सकती है दुनिया के सभी देशों में गवर्नमेंट सपोर्ट, जब गवर्नमेंट उसको। पिछली गवर्नमेंट का सबसे बड़ा जो माइनस पॉइंट था कि उसने एग्रीकल्चर को ओवरऑल निगलेक्ट किया। मैं नौकरी में था, मैंने इसको महसूस किया कि एग्रीकल्चर पूरी तरह से उपेक्षित था। स्थायी समाधान बताइए। ब्रजेश जी, पांडे जी की बात को ही आगे बढ़ाना चाहूँगा मैं। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि गवर्नमेंट जैसे किसान को समय पे बीज के लिए लोन दे, बीज मुहैया कराए, खाद मुहैया कराए, उसको फसल के लिए लोन दे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है जो उन्होंने कहा कि मेरी अगर फसल है, मेरा प्रोडक्ट है तो मैं तय करूंगा। गवर्नमेंट इस बात को इंश्योर करे कि जितनी मेहनत, जितना श्रम और जितनी ताकत और जितनी एनर्जी लगा के किसान ने हमारे लिए अन्न पैदा किया है उसको उचित मूल्य मिले। दालों के लिए, दलहन के लिए मैं एक चीज़ को कोट करना चाहूँगा। देश के बहुत बड़े बड़े लोग लगे हुए हैं, प्रॉमिस ट्रेडिंग उसको बोलते हैं। प्रॉमिस ट्रेडिंग का मतलब यही हुआ कि गवर्नमेंट का पैरेलल वहाँ इंतजाम नहीं है, इसलिए बड़े बड़े माफिया आके उसमें किसानों को उनको लोन दे देते हैं और उनकी फसल को औने पौने दाम पे खरीद ले जाते हैं और किसान बेचारा मारा जाता है। तो जब तक गवर्नमेंट का इस तरह से कोई ऑल्टरनेटिव इंतजाम ना हो कि उसकी फसल को उचित उसका मूल्य मिले ताकि वो साहूकारों के चंगुल बना फंसे। मानस, इसका स्थायी समाधान बताइए, क्योंकि बार बार लोन माफ कर देना ही कोई समस्या का समाधान मुझे तो नहीं प्रतीत होता। देखिए, लोन माफ कर देना एक सियासी कदम हो सकता है जिसका सियासी फायदा उठाया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर पूरी मानसिकता बदलने की जरूरत है। हमको, हमारी सरकार को ये समझना होगा कि खेती या किसान कोई गरीब या कोई मजबूर या लाचार आदमी नहीं है जिसकी हम मदद करते हैं। खेती को जब तक आप भीख की तरह देते हैं, बिल्कुल, खेती को जब तक आप इंडस्ट्री की तरह उसको डेवलप नहीं करेंगे जैसे हमारे पड़ोसी मुल्कों ने या दूसरे मुल्कों ने किया जो विकसित मुल्क हैं, जब तक आप खेती को ये नहीं मान लेंगे कि हमारी अर्थव्यवस्था का ये बहुत बड़ा हिस्सा है, जिस तरीके से हम इंडस्ट्रीज को डेवलप करते हैं उस तरीके से हम खेती को भी डेवलप करें और किसानों के बारे में ये विचारधारा बदल दें कि ये एक बेचारा आदमी है, ये खेतिहर आदमी है, इसकी हमको मदद करनी चाहिए। जब तक इस भावना से नहीं निकलेंगे, उसको अपनी अर्थव्यवस्था में शामिल नहीं करेंगे, तब तक
इनके बारे में कोई नीति नहीं बनेगी और ना ही इनका उस तरीके से विकास संभव है, ना कोई स्थायी समाधान निकाल पाएगा, हमेशा एक वोट बैंक रह जाएगा। 20 सेकंड। देखिए विजय जी, हमें नॉर्वे और स्वीडन की तरह से कृषि उत्पादों और औद्योगिक उत्पादों के बीच का जो अंतर है वो ख़त्म करना चाहिए। औद्योगिक उत्पादों में MRP होता है, यहाँ क्या है, MSP है। देखिए ड्योढ़ा, लागत का ड्योढ़ा मोटा मोटा तो देना ही पड़ेगा। यह बात 60 के दशक ये ज्ञान तब आया जब सरकार चली गई? नहीं, ये ज्ञान तो शुरू से रहा, हम लोग देते रहे, बताया क्यों नहीं अपनी सरकार को? प्रयास किया, नहीं कर सके या किए, लेकिन सवाल यह है कि जो शाश्वत है वो शाश्वत है, उसे सरकारों से नहीं जुड़ा जा सकता। हमने भी तो 50,000 का कर्ज माफ किया था। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने वो ऐतिहासिक काम करके दिखाया है जिसके बारे में कल्पना भी नहीं कर सकते थे लोग, क्योंकि इसको जुमला कहा जा रहा था, लेकिन सरकार ने किसी तरह से सभी व्यवस्थाओं से निकलते हुए 36,000 करोड़ का कर्ज किसानों का माफ़ कर दिया है। 86 लाख किसान उससे लाभान्वित हो रहे हैं। द डिबेट में बस इतना ही, लेकिन इस कार्यक्रम के बाद आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री ने हमारे ब्यूरो चीफ वीरेंद्र सिंह से इस कैबिनेट की मीटिंग के फौरन बाद क्या कुछ कहा है, आप उसको सुन सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद द डिबेट देखने के लिए।